गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन के अंदर। सभी बच्चे फटाफट जुड़ जाएंगे और एक बार मुझे बता देंगे वाई टाइप करके क्या आपको मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं है। एक बार सभी स्टूडेंट्स वाई टाइप करके कंफर्म कर देंगे कि आपको मेरी आवाज आ रही है। देन उसके बाद टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके डन। चलो, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वही रहने वाला है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस का पार्ट सेकंड रहने वाला है। जहां पर हम बात कर रहे थे, आप जैसे कोई भी फसल उगाते हो, चाहे वो आपका पैडी हो, मेज यानी मक्का हो, सोरगम यानी ज्वार हो, पर्लमेट यानी बाजरा हो, या कोई भी खरीफ क्रॉप्स हो, या इवन रवि क्रॉप्स भी हो, है ना। बट आपके सिलेबस में खरीफ क्रॉप्स पढ़नी है तो हम खरीफ क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। तो उनको उगाने के लिए हमें क्या है, डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ती हैं। और वो डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो आपकी सीक्वेंस में फॉलो की जाती हैं। और उन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की लिस्ट मैंने आप लोगों को कल बनवा दी थी, जिसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो क्लाइमेट रिक्वायरमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका था। टिलेज यानी कि जुताई या भू परिष्करण जिसे कहते हैं वो भी कंप्लीट हो चुका था। लैंड प्रिपरेशन वो भी हमने पढ़ लिया था। सोइंग मेथड सोइंग जो है हम पढ़ रहे थे, यानी बीज की बुआई के बारे में पढ़ रहे थे। तो बीज की बुआई के अंदर हमने जो टाइम था यानी सोइंग टाइम था वो पढ़ लिया था। देन अब आगे आपका सोइंग मेथड हो गया, या फिर आपका सीड रेट एंड स्पेसिंग के बारे में, एंड आपके जो अदर जो पॉइंट्स है उनको हमें पढ़ना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, और जहां पर हमने कल खत्म किया था वहां पर जो है हम पहुंचते हैं और उससे आगे जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने आपका सेशन खत्म किया था जो है आपका सोइंग मैनेजमेंट के अंदर सोइंग टाइम के बारे में हमने पढ़ लिया था कि टाइमली सोइंग करना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और ये आपका नॉन मॉनिटरी पॉइंट होता है, फैक्टर होता है, नहीं यहाँ पर कोई खर्चा नहीं आता है, पैसा नहीं लगता है। आप अगर सही समय पर बुआई करोगे तो बिना कुछ ज्यादा खर्च किए आप ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकते हो। बात समझे कि नहीं समझे? तो इसीलिए इसको नॉन मॉनिटरी जो कह लीजिए मैनेजमेंट प्रैक्टिस के अंदर क्या कंसीडर किया जाता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपको न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना है, तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के लिए आपको खेत में खाद डालनी पड़ेगी, और जब खाद डालोगे तो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप समय पर बुआई कर देते हो तो क्या उसके लिए आपका कोई पैसा लगेगा? नहीं। समय पर बुआई करोगे, कोई आपका एडिशनल चार्ज नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जनरली क्या है, आपका नॉन मॉनिटरी मैनेजमेंट प्रैक्टिस के अंदर आप इसे रख सकते हैं। और टाइम पर बुआई करना बहुत जरूरी है। तो खरीफ क्रॉप्स की बुआई जनरली जून जुलाई में की जाती है, सभी को मैंने बताया था। या एग्जैक्ट मैं कहूँ सेकंड वीक ऑफ जून से लेकर आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर क्या है आपकी की जाती है। ठीक है, तो यहाँ ये वीड नहीं, ये आपका वीक आएगा। ठीक है, सेकंड वीक ऑफ जून में क्या है आपकी बुआई की जाती है। अब नेक्स्ट अर्ली सोइंग लेट सोइंग के बारे में मैंने बता दिया था, ये आपको करना नहीं है। अब बात आ जाती है यहाँ पर जो है आपका सोइंग मेथड के बारे में, यानी फसलों की बुआई कैसे करनी है ना, किस विधि से करनी है। तो आपने फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी सब्जेक्ट पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, कुछ याद है? सोइंग मेथड्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई पता है कौन कौन से सोइंग मेथड्स होते हैं? एनी आइडिया भाई? किसी को भी कुछ भी पता है आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी तक आप 2 सेमेस्टर पढ़ चुके हो तो आप लोगों ने सोइंग मेथड्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना। अगर मैं सोइंग मेथड्स की बात करता हूँ, यानी सोइंग मेथड्स आपके बेसिकली क्या होते हैं, वो विधियां या वो मेथड्स होते हैं जिनसे क्या है बीज की बुआई की जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपका मेथड आ जाता है वो है ब्रॉडकास्टिंग मेथड। कौन सा है? ब्रॉडकास्टिंग मेथड जो होता है, या फिर इसे जनरली आपका कह लीजिए हिंदी में कहते हैं छिटकवा विधि। क्या कहा जाता है इसे? छिटकवा विधि कहा जाता है, जिसके अंदर क्या है बीज को आपका इसी तरीके से ऊपर छिड़क कर जो है बो दिया जाता है। जैसे पैडी है, अगर आपका ड्राई लैंड पैडी आप कर रहे हो, यानी कि जहां पर धान का बीज आप सीधा खेत में बो रहे हो, है ना, तो उस केस के अंदर आप ब्रॉडकास्टिंग मेथड इस्तेमाल में ले सकते हो। गेहूं को ब्रॉडकास्टिंग से बो सकते हो, मक्का को, यानी किसी भी फसल को आप ब्रॉडकास्टिंग मेथड से बो सकते हैं। लेकिन इस मेथड का नुकसान क्या होता है? इस मेथड का नुकसान ये होता है कि इसमें क्या है आपका जो सीड रेट होता है, यानी इस मेथड का नुकसान क्या है, इसमें जो है सीड रेट होता है आपका, जो बीज का दर होता है, सीड रेट क्या होता है वो मैं भी आपको बताऊंगा। जो सीड रेट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है। इसके अलावा आप अगर कहते हैं तो ये इसमें क्या है, प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस होता है वो आपका मेंटेन नहीं होता है। देन आपका रो टू रोड जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, रो टू
रो जो डिस्टेंस होता है वो भी क्या है आपका मेंटेन नहीं होता है। रो टू रो डिस्टेंस जो होता है वो भी आपका मेंटेन नहीं होता है। एक तरीके से क्या है ये आपका टोटली अनसाइंटिफिक मेथड होता है। क्या होता है ये आपका अनसाइंटिफिक मेथड होता है, यानी यहाँ पर क्या है आपका कोई भी साइंटिफिक जो है तरीका फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये क्या है अनसाइंटिफिक, ठीक है, अनसाइंटिफिक जो है मेथड होता है, अनसाइंटिफिक मेथड आप इसे कहेंगे। और इसके अलावा इस मेथड का और क्या नुकसान है, या नुकसान क्या कह लीजिए, इस मेथड को ज्यादातर जो स्मॉल फार्मर्स यानी जो छोटे किसान होते हैं वही क्या करते हैं, इस मेथड को अपनाते हैं। स्मॉल फार्मर्स जो है इसको मेनली क्या है अपनाते हैं, ठीक है, छोटे किसान, क्योंकि उनके पास मशीन्स वगैरह या कह लीजिए सीड ड्रिल वगैरह डिबलर वगैरह होते नहीं है, तो वही क्या करते हैं इसको अपनाते हैं, ठीक है। देन इसके अलावा दूसरा मेथड आपका कौन सा रहता है, कोई भी बच्चा बता सकता है भाई? यार बोला करो यार, देखो तुम लोग है ना, ऐसे चुप मत रहा करो। एक तो मैं पहली बेचारा तन्हाई में हूँ, अकेला हूँ, है ना, कोई नहीं है स्टूडियो के अंदर, सामने कैमरा है, 2 स्क्रीन रखी हुई हैं, एक बोर्ड है, हाथ में पेन है, लाइटें लगी हुई हैं, पानी की बोतल रखी हुई है, कुर्सियां पड़ी हुई हैं, उन पे भी कोई नहीं बैठा हुआ है। एक तो मैं पहले ही अकेला हूँ, तुम लोग और चुप रह के जो अकेला फील करवा रहे हो। बोल लिया करो यार, मैं क्वेरी आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं खा जाऊंगा तुम लोगों को, है? बोलने के लिए मुझे पहले 4-5 मिनट तो तुम्हें मोटिवेट करना पड़ता है, तब बड़े मुश्किल से पता नहीं कहाँ से हिम्मत आती है तुम्हें कमेंट टाइप करने की। जो चीज पूछता हूँ यस सर नो सर कुछ तो बोला करो, कुछ तो रिप्लाई किया करो। चले नेक्स्ट मेथड जो है आपका वो जनरली कौन सा आ जाता है, लाइन सोइंग। नेक्स्ट मेथड कौन सा है, लाइन सोइंग मेथड है, या इसी को जनरली हम क्या कहते हैं, ड्रिलिंग मेथड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ड्रिलिंग मेथड भी बोला जाता है। इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है, बीज की बुआई करने के लिए हम एक मशीन होती है उस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। उस मशीन का नाम पता है क्या है, सीड ड्रिल, ठीक है। सीड ड्रिल जो है ये आपकी मशीन होती है, इस मशीन का यूज किया जाता है बीज की बुआई करने के लिए। ये देखो यहाँ पर ट्रैक्टर के पीछे जो लगी हुई है आपकी सीड ड्रिल है, इसका इस्तेमाल करते हैं और इससे हम क्या करते हैं, बीज की बुआई करते हैं। तो इस मेथड से जब बीज की बुआई की जाती है तो आपका प्लांट टू प्लांट नहीं कहेंगे, बट रो टू रो डिस्टेंस जो है वो आपका क्या रहता है, सेम रहता है। रो टू रो जो डिस्टेंस है वो आपका जनरली क्या है, सेम रहता है। प्लांट टू प्लांट यहाँ पर आप कहिए वो सेम नहीं रहता है ना, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है वो आपका सेम यहाँ पर नहीं रहता है। देन इसके अलावा यहाँ पर जो सीड डेप्थ रहती है, बीज की गहराई जो रहती है, सीड डेप्थ जो रहती है वो भी आपकी क्या है, सेम होती है, यानी फॉलो होती है। और मैक्सिमम जो क्रॉप्स है, मैक्सिमम क्रॉप्स के अंदर सोइंग जो है, बुआई जो है वो आपकी इसी मेथड से की जाती है ना। मैक्सिमम क्रॉप्स की सोइंग जो है वो इसी मेथड से की जाती है, इसी विधि से हम क्या करते हैं, उसकी बुआई करते हैं, है ना। जैसे आपका गेहूं, सॉरी गेहूं तो आपका रबी क्रॉप्स के अंदर आ जाएगा, मक्का उसकी बुआई इससे कर सकते हो, सोरगम उसकी भी इसके कर, पर्ल मिलेट उसकी भी कर, यानी मैक्सिमम क्रॉप्स की आप इस मेथड से बुआई कर सकते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब इसके अलावा अगला जो मेथड है, नेक्स्ट जो मेथड आ जाता है वो आपका कौन सा है, वो मेथड है आपका यहाँ पर जो है डिबलिंग मेथड। कौन सा मेथड है आपका, डिबलिंग मेथड। डिबलिंग मेथड के अंदर जनरली हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका कह लीजिए इम्प्लीमेंट यूज किया जाता है या जो टूल यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका डिबलर। क्या बोला जाता है, उसे आपका कहा जाता है डिबलर। तो ये वाले पहले भाई 2 हेडिंग आप लोग लिख लीजिए, आई होप सभी ने लिख लिया होगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, है ना भाई? बताओ अब तो बोल दो नलायको, अब तो बोल दो। हाँ भाई होशियारों, कुछ तो बोलो, नहीं बोल रहा है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर जो हम इस्तेमाल में लेते हैं इम्प्लीमेंट वो कौन सा है, डिबलर इस्तेमाल में लिया जाता है। अब डिबलर एक्चुअल में क्या होता है, तो खेत के अंदर जो है आपका एक छेद करने वाला जो है आपका इम्प्लीमेंट होता है, जिससे खेत में इक्वल डिस्टेंस पर क्या है आपका जो है सुराख होता है और उसके अंदर क्या है फिर बीज को डाला जाता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हाथ से बीज को डाला जा रहा है, लेकिन उससे पहले देखो सुराख बने हुए हैं ना खेत के अंदर, तो ये डिबलर मेथड होता है। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ा होगा, अगर मुझसे पढ़ा होगा, नहीं तो आपने खुद से भी पढ़ा होगा डिबलर मेथड के बारे में, है ना, डिबलिंग मेथड के बारे में। चलिए अभिषेक द्विवेदी जी, आई हिम्मत अभिषेक में, है ना, क्या बात है द्विवेदी जी। चलिए तो यहाँ पर डिबलर का इस्तेमाल करते हैं। इस मेथड के अंदर खास बात क्या है, तो इस मेथड के अंदर जो रो टू रो डिस्टेंस होता है, यानी जो रो टू रो डिस्टेंस होता है वो आपका इक्वल होता है। इसके अलावा जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होता है, ठीक है, प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस होता है वो भी जनरली क्या है, इक्वल होता है।
सीड डेप्थ जो होती है वो भी आपकी क्या है, इक्वल होती है। और लोएस्ट सीड रेट क्या है आपका चाहिए होता है, लोएस्ट सीड रेट क्या है इस मेथड के अंदर जो है चाहिए होता है, यानी सबसे कम बीज की मात्रा इसी विधि के अंदर या इसी मेथड के अंदर क्या है आपकी चाहिए होती है। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पर मेथड आ जाता है, वो है आप कह लीजिए यहाँ पर सोइंग बिहाइंड द प्लो मेथड। कौन सा मेथड है, सोइंग बिहाइंड द प्लो मेथड, सोइंग बिहाइंड द प्लो मेथड। यानी ये जो मेथड है प्लो मेथड, इसमें हम जनरली क्या करते हैं, हल के पीछे बुआई की जाती है। जो देसी हल होता है ना आपका, जिसे कंट्री प्लो कहते हैं या देसी हल कहते हैं, उस हल के पीछे हम क्या करते हैं, बीज की बुआई करते हैं। यानी इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है, सोइंग ऑफ सीड बिहाइंड द प्लो। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हैं सोइंग ऑफ सीड्स, सोइंग ऑफ सीड्स बिहाइंड द प्लो, यानी हल के पीछे, बिहाइंड द प्लो यानी हल के पीछे क्या करते हैं हम यहाँ पर बुआई करते हैं, तो इसे हम सोइंग बिहाइंड द प्लो मेथड कहते हैं। सर डिबलर में 27 खुंटियां होती हैं। अभिषेक द्विवेदी बेटा ये आपका डिपेंड करता है डिबलर के साइज के ऊपर। ठीक है, उसमें 27 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मे भी हो सकता है आपने 27 खुंटियों वाला डिबलर देखा होगा इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। वो आपका कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकते हैं, बट थैंक यू, है ना, बहुत बढ़िया आप लोगों ने रिप्लाई किया। डन है, वो जो खुंटियां होती है ना वो कम भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती है। इसका मतलब अभिषेक द्विवेदी जी आपने डिबलर को देखा है, और आपने अगर डिबलर को देखा तो आप बहुत अच्छे से ये वाला मेथड भी समझते होंगे क्योंकि आपने उसको प्रैक्टिकली किया है ना। नेक्स्ट यहाँ पर जो विधि आती है वो आपकी आ जाती है प्लांटिंग मेथड। नेक्स्ट कौन सा है, प्लांटिंग मेथड। अब ये प्लांटिंग मेथड जो है यहाँ पर हम जनरली क्या करते हैं, यानी ये इस्तेमाल में लिया जाता है ऐसी फसलों के अंदर जहां पर क्या है ट्रांसप्लांटिंग की जाती है। ठीक है, यूज फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग ऑफ क्रॉप्स, ट्रांसप्लांटिंग ऑफ क्रॉप्स। बताइए कौन सी फसल की ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, यूज फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑफ क्रॉप्स। किस फसल की आप ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो ट्रांसप्लांटिंग आपकी जैसे पैडी, धान के अंदर आपकी ट्रांसप्लांटिंग की जाती है ना। जो वेटलैंड राइस होता है, बात समझे कि नहीं समझे, ट्रांसप्लांटिंग प्रोसेस, हाँ ट्रांसप्लांटिंग करते हैं किसके अंदर, पैडी के अंदर ट्रांसप्लांटिंग, एक एक पौधा लगाते हो कि नहीं लगाते हो। इसके अलावा खरीफ क्रॉप्स में अगर मैं बात करता हूँ जो पर्ल मिलेट होता है, ठीक है, पर्ल मिलेट यानी कि जो आपका बाजरा होता है, तो इस बाजरे में आप ट्रांसप्लांटिंग भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट सीडिंग यानी डायरेक्ट बीज से बुआई भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, सीड सोइंग मेथड आ जाते हैं। चलो देखो यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग मेथड के बारे में बताया, मैन्युअली स्कैटरिंग यानी बीज को ऐसे हाथ से क्या खेत के अंदर फेंक के बोया जाता है। अनइवन डेप्थ रहती है, बीज की गहराई अनइवन रहती है। प्लांट पॉपुलेशन भी क्या है आपकी, कहीं पौधे ज्यादा होते हैं कहीं कम रहते हैं। लाइन सोइंग या ड्रिलिंग मेथड जो होता है इसमें सीड ड्रिल का यूज करते हैं, और इसमें क्या है सीड डेप्थ भी प्रॉपर रहती है और स्पेसिंग भी प्रॉपर रहती है, लेकिन पौधे से पौधे की दूरी प्रॉपर नहीं रह पाती है, लाइन से लाइन की दूरी प्रॉपर रहती है। डिबलिंग मेथड जो होता है इसके अंदर आपका डिबलर का इस्तेमाल किया जाता है जिससे आपके सुराख किए जाते हैं और एक प्रॉपर डेप्थ पर, प्रॉपर स्पेसिंग पर आपका बीज को डाला जाता है। नेक्स्ट आपका ट्रांसप्लांटिंग मेथड होता है जिसके अंदर क्या है, हम जैसे धान देख रहे हैं आपका ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके क्या है सोइंग मेथड होते हैं। अब ये सोइंग मेथड्स आपके अलग अलग फसलों में अलग अलग इस्तेमाल में लिए जाते हैं। जैसे अगर मैं पैडी की बात करता हूं तो पैडी के अंदर आप क्या क्या कहेंगे, पैडी के अंदर आप ट्रांसप्लांटिंग का इस्तेमाल करते हैं। देन वही मक्का की बात करता हूं तो मक्का को आप ब्रॉडकास्टिंग मेथड से भी बो सकते हो, डिबलिंग मेथड से भी बो सकते हो और ड्रिलिंग मेथड से भी बो सकते हो। तो ज्यादातर जो इस्तेमाल में लिया जाता है वो आपका ब्रॉडकास्टिंग या फिर ड्रिलिंग मेथड इस्तेमाल में लिया जाता है ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ ताकि आप जब आगे चल के पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये कंफ्यूजन ना रहे कि यार ये डिबलिंग मेथड क्या है, ये ब्रॉडकास्टिंग मेथड क्या है, ये सीड ड्रिल क्या होती है ना, ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रहेगा। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको आगे चीजें समझ में आएंगी। अब ये जो आज की क्लास है, या अगर हो सकता है आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, अगर नहीं हुआ तो फिर आपका नेक्स्ट डे कंप्लीट होगा। तो जब ये टॉपिक आप पूरे अच्छे से पढ़ लोगे और जो मैंने A4 साइज PDF दी है वो आप अच्छे से पढ़ लोगे, तो उसके बाद आप किसी भी फसल के बारे में पढ़ना, कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ना,
प्रॉमिस है भाई, कसम से आपको सारी चीजें जो है समझ आएंगी अपने आप, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप कोई भी बुक उठा के, चाहे धान की फसल के बारे में पढ़ लेना, मक्का की फसल के बारे में पढ़ लेना, सोरगम यानी कि जो है ज्वार के बारे में पढ़ लेना, बाजरा के किसी भी के बारे में भी पढ़ लेना, आपको आराम से सारी चीजें समझ आएंगी, है ना। तो अभी अच्छे से इस चीज को पढ़ेंगे सभी बच्चे, जैसा मैंने कल कहा था। अब आ जाता है आपका सीड रेट एंड स्पेसिंग की बात। तो सोइंग के अंदर ही जो है यहाँ पर सीड रेट का भी ध्यान रखा जाता है। यानी जब आप फसल उत्पादन के बारे में लिखेंगे तब आप ये भी बताएंगे कि पैडी का, धान का कितना बीज लगेगा, मक्का का कितना बीज चाहिए होगा। भाई आप खेती कर रहे हो, ये आप मक्का को लगा रहे हो, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना मार्केट से कितना बीज खरीद के लाना है। इतना एरिया है मेरा, तो कितना बीज जो है मुझे खरीद के लाना है ना। सर आप कुछ बुक्स भी सजेस्ट कर दीजिए। शशांक दुबे, ओके ठीक है, मैं एक काम करूंगा, मेरे पास बुक रखी है टेबल पर, मतलब ऑफिस में ही। मैं उस बुक की फोटो टेलीग्राम ग्रुप में जो है शेयर कर दूंगा, वो बुक मंगा लेना। उस बुक के अंदर आपको खरीफ क्रॉप्स भी मिल जाएंगी, रबी क्रॉप्स भी मिल जाएंगी, और फोडर क्रॉप्स भी मिल जाएंगी, और आपकी क्या बोलते हैं कॉमर्शियल क्रॉप्स भी, यानी सारी फसलें आपको मिल जाएंगी। सिर्फ एक बुक मंगानी है आपको, आपका इस सेमेस्टर का भी काम हो जाएगा। अगले सेमेस्टर में रबी क्रॉप्स जो पढ़ेंगे आप, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, वो भी काम कर जाएगा। ठीक है, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको बुक शेयर कर दूंगा, मतलब उसकी बुक की फोटो भेज दूंगा, आप आराम से उसको ले लेना, खरीद लेना। डन है, चलो। तो सीड रेट एंड स्पेसिंग की हम बात करते हैं। सीड रेट का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है सीड रेट का मतलब क्या है? जैसे ये मान लीजिए फील्ड है, यानी खेत है, ठीक है, ये क्या फील्ड है यानी खेत है। इस फील्ड के अंदर आपको क्या करना है, बुआई करना है। तो ये वाला आपका कितना है, 1 हेक्टेयर, यानी ये आपका कितना है, 1 हेक्टेयर एरिया है। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर एरिया के अंदर आपको कितना बीज चाहिए होगा, है ना। 1 हेक्टेयर एरिया के अंदर कितना सीड जो है आपको चाहिए है बुआई के लिए, वही आपका क्या कहलाता है, सीड रेट कहलाता है। फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी के अंदर देख लेना, मेरे ख्याल से उसके अंदर क्रॉप प्रोडक्शन तो नहीं होगा। 1 हेक्टेयर में कितना सीड लग रहा है, बिल्कुल अभिषेक द्विवेदी, वही आपका सीड रेट कहलाता है। यानी 1 हेक्टेयर में कितना आपका सीड रेट चाहिए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो डेफिनेशन में, अमाउंट ऑफ सीड रिक्वायर्ड फॉर 1 हेक्टेयर। क्या लिख सकते हो आप, अमाउंट ऑफ, ठीक है, अमाउंट ऑफ सीड्स रिक्वायर्ड for sowing of 1 hectare area, sowing of 1 hectare area, यानी 1 हेक्टेयर एरिया को सोइंग करने के लिए आपको कितना सीड रेट, कितना बीज चाहिए, वही आपका क्या कहलाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसको आपका कहा जाता है सीड रेट। उसी को क्या कहते हैं, सीड रेट जो है आपका बोला जाता है। और सीड रेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, केजी पर हेक्टेयर जो है ये आपका रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी केजी पर हेक्टेयर में क्या है, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सीड रेट। अब प्रॉपर सीड रेट आपका, मान लीजिए 1 हेक्टेयर एरिया के अंदर कितना सीड रेट चाहिए, वो प्रॉपर आपका सप्लाई करना जरूरी है। अगर बीज की मात्रा कम हुई तो खेत के अंदर नंबर ऑफ प्लांट्स कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ प्लांट्स का यानी प्लांट पॉपुलेशन कम हो जाएगा, और प्लांट पॉपुलेशन कम होगी तो क्या होगा, उत्पादन कम मिलेगा आपको, क्योंकि आपके रिसोर्सेज वेस्ट जाएंगे, आपकी जगह खाली बच जाएगी, आपको उत्पादन प्रॉपर मिलेगा नहीं। और अगर सीड रेट ज्यादा हो गया तो उस केस के अंदर क्या होगा, प्लांट पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और प्लांट पॉपुलेशन अगर ज्यादा हो गई तो उस केस के अंदर क्या होगा, कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा, और फिर वहां पर भी क्या है, यील्ड आपका घट जाएगा, है ना। तो ऑप्टिमम सीड रेट जो है आपका होगा, अगर सीड रेट क्या है आपका ऑप्टिमम है, यानी ऑप्टिमम सीड रेट है। ऑप्टिमम सीड रेट का मतलब यानी उचित मात्रा में अगर आप बीज का इस्तेमाल कर रहे हो 1 हेक्टेयर एरिया के अंदर, या जितना भी एरिया उसके अंदर, तो अगर आप उचित मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं तो यील्ड जो है वो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर हाई मिलेगा। अगर क्या है, मान लीजिए लो सीड रेट हुआ, यानी कि अगर आप क्या कर रहे हो, लो सीड इस्तेमाल कर रहे हो बीज की बुआई के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, जो रिसोर्सिस हैं खेत के अंदर, वो आपके क्या है, वेस्ट जाएंगे, यानी रिसोर्सिस का प्रॉपर यूज नहीं होगा।
और अल्टीमेटली आपका जो यील्ड है, उत्पादन है, वो भी आपका कम हो जाएगा। और अगर क्या है आप हाई सीड रेट यानी कि बीज क्या है अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस केस के अंदर क्या है कंपटीशन हो जाएगा। उस केस के अंदर आपका कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा फसलों के बीच में। और कंपटीशन अगर स्टार्ट हो जाएगा, कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन अगर स्टार्ट हो जाएगा तो अगेन क्या है यील्ड जो है यानी उत्पादन वो क्या है आपका घट जाएगा। तो ऑप्टिमम सीड रेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम ये सारी फसलों के बीज रेट या सीड रेट जो है याद करने पड़ेंगे। बिल्कुल याद करने पड़ेंगे, लेकिन एक तरीका मैं बता देता हूं। देखो, ऐसी क्रॉप्स जिनका बीज साइज क्या है बड़ा है यानी बोल्ड सीडेड क्रॉप्स। बोल्ड सीडेड क्रॉप्स का मतलब समझ रहे हो, यानी ऐसी फसलें जिनका सीड साइज क्या है बड़ा है, यानी बीज का साइज क्या है बड़ा है। जैसे मक्का हो गया, मक्का का बीज क्या होता है बड़ा होता है, तो उसका सीड रेट ज्यादा होगा या कम होगा बताओ। जो वोल्ड सीडेड क्रॉप्स है उनका सीड रेट ज्यादा होगा या कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, उनका वजन ज्यादा होगा तो ज्यादा होगा, है ना। और आपका ऐसी फसलें जिनका बीज छोटा है, जैसे अगर आपका पर्ल मिलेट बाजरा की बात करते हो, उसका बीज छोटा होता है तो उसका सीड रेट क्या होगा कम होगा, है ना। उसका सीड रेट क्या होगा कम नहीं भाई। बोल्ड सीडेड क्रॉप्स है, बोल्ड सीडेड का मतलब बीज का साइज बड़ा है। बीज का साइज बड़ा है तो मतलब उसमें वजन ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या है बोल्ड सीडेड क्रॉप का जो सीड रेट होगा वो जनरली क्या होगा आपका हाई होगा, ठीक है। सीड रेट जनरली क्या है आपका हाई होगा, यानी हाई सीड रेट क्या है आपका देखने को मिलेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। देन इसके अलावा आपका मान लीजिए स्मॉल सीडेड क्रॉप्स, ठीक है, ऐसी फसलें जिनका बीज क्या है छोटा है, स्मॉल सीडेड क्रॉप्स है, तो उस केस के अंदर जनरली क्या है जो सीड रेट है वो आपका क्या होगा लो सीड रेट होगा। कैसा होगा लो सीड रेट होगा। हालांकि सीड रेट और भी काफी चीजों पर डिपेंड करता है, और भी काफी चीजों पर डिपेंड करता है। लाइक पौधे का साइज कितना होता है। अगर पौधे का साइज ज्यादा बड़ा हो रहा है तो यानी कि एक पौधा ज्यादा जगह घेरेगा, यानी 1 हेक्टेयर एरिया में फिर कम पौधे आएंगे, और कम पौधे आएंगे तो सीड रेट कम होगा। तो और भी बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, सीड रेट को अफेक्ट करते हैं। बट आप याद रखना, अगर सीड साइज बड़ा है तो जनरली उसका बीज दर ज्यादा होगा, अगर सीड साइज छोटा है तो उसका बीज दर कम होगा। जैसे एग्जांपल की मैं बात करता हूँ, मान लीजिए मक्का, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पर, एग्जाम्पल यहाँ पर सभी बच्चे लिख लेंगे। मक्का का बीज सीड रेट कोई बता सकता है कितना होगा भाई, बता सकता है कोई अंदाजे से मक्का का जो है सीड रेट कितना होगा। तो जैसे अंदाजे से अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए जैसे मेज, ठीक है, मेज की अगर मैं बात करता हूं तो मक्का का जो सीड रेट जनरली होता है वो आपका कितना होता है मेज का 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर, ठीक है। 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर जो है आपका देखने को मिलता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट मतलब बाजरा की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, पर्ल मिलेट यानी कि अगर मैं बाजरा की बात करता हूं तो उसका सीड रेट कितना होता है 4 से 5 केजी पर हेक्टेयर जो है उसका सीड रेट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका डिपेंड करेगा फसल के ऊपर कि फसल कौन सी है। क्लियर है भाई सभी को। क्या नाम इनका शशांक दुबे। डन है भाई। चले आगे बढ़े। तो यहाँ पर देखो सीड रेट के बारे में, सीड रेट क्या है क्वांटिटी ऑफ सीड नीडेड टू शो 1 हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए आवश्यक बीज की मात्रा, वो आपका क्या कहलाता है सीड रेट कहलाता है। बोल्ड सीडेड जो होगी मतलब जिनके बीज साइज, जिनका सीड साइज बड़ा होगा, जैसे मक्का तो 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर। अगर आपका क्या है स्मॉल सीडेड है जैसे कि पल्मेट यानी बाजरा, तो 4 से 5 केजी पर हेक्टेयर क्या है चाहिए होगी। पॉपुलेशन ऑप्टिमाइजेशन, करेक्ट स्पेसिंग, अवॉइड इंट्रा स्पेसिंग, कंपटीशन फॉर लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि आपको यहाँ पर क्या है जो आपका दूसरा पॉइंट है ना इसके अंदर स्पेसिंग, है ना, स्पेसिंग वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या है ऑप्टिमम स्पेसिंग यानी करेक्ट स्पेसिंग क्या है आपकी बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ स्पेसिंग के बारे में तो स्पेसिंग के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेंगे। स्पेसिंग, स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, स्पेसिंग का मतलब सिंपल सी बात यहाँ पर जो है दो चीजें देखी जाती है, यानी रो टू रो डिस्टेंस, ठीक है। स्पेसिंग के अंदर क्या है आपकी दो चीजें देखी जाती हैं, रो टू रो डिस्टेंस। रो टू रो डिस्टेंस का मतलब यानी जो फसल आपने लगाई है तो लाइन से लाइन की दूरी कितनी है। देन आपका दूसरा आता है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। तो आपका डिफरेंट फसलों में जो ये आपकी स्पेसिंग होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए पौधे का साइज कम होता है
तो रो टू रो डिस्टेंस एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कम रहेगा। अगर स्पेसिंग आपकी, अगर पौधे का साइज बड़ा होता है तो रो टू रो डिस्टेंस एंड प्लांट टू प्लांट साइज क्या है, आपका जो स्पेस है वो क्या रहेगा, बड़ा ज्यादा रहेगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो ये आपका स्पेसिंग का रहता है। तो ऑप्टिमम स्पेसिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर स्पेसिंग कम कर दी तो कंपटीशन होने लगा, अगर स्पेसिंग बढ़ा दी तो रिसोर्सेज वेस्ट होने लगेंगे। तो इसका भी आपका ध्यान रखा जाता है। क्लियर है सभी को? देखो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये करेक्ट स्पेसिंग है, प्रॉपर आपकी स्पेसिंग दी गई है, लाइन से लाइन की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी। यहाँ पर देखो आपका घन के हैं सारे के सारे, ना में कंपटीशन आपका होने लगेगा न्यूट्रन के लिए, मॉइस्चर के लिए, स्पेस के लिए, लाइट के लिए। तो आपका फसल जो है वो अच्छी नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका सीड रेट के बारे में बताया गया। ये पर मिनट बाजरा ये होता है, देखो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो। और ये आपकी मक्का है। चलो एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करके बता देंगे। क्या किसी को अभी तक कोई डाउट है, किसी का कोई क्वेरी है? बताओ भाई, कोई कुछ पूछना चाहता है? देखो मैं आराम से बहुत ही प्यार से आप लोगों को ये टॉपिक करवा रहा हूँ, है ना। मैं चाहता तो इस टॉपिक को 1 मिनट के 1 मिनट कह रहा हूँ, 1 दिन के अंदर एक क्लास में ही खत्म कर देता, बट मैं नहीं चाहता हूँ अगेन आपका, क्योंकि ये बेसिक है। अगर आपकी नींव स्ट्रांग होगी तो ऑटोमेटिक आप 10 मंजिला, 20 मंजिला, 15 मंजिला, जितना मंजिला मंजिल बनाना चाहते होंगे वो बना लेंगे। चलिए ऑल क्लियर भाई सभी को। नेक्स्ट यहाँ पर इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करते हैं। यानी जैसे आप देखो फसल की जब बुआई करते हो, आप सभी बच्चे एग्रीकल्चर खेती करते होंगे या खेती देखी होगी आपने करते हुए, तो जिस समय फसल की बुआई करते हैं उस समय खेत के अंदर फर्टिलाइजर डालते हैं, कुछ पता है? यस और नो बताओ। तो देखो जिन बच्चों को नहीं पता उन बच्चों को बता रहा हूँ। जब आप खेत तैयार करते हो, खेत तैयार करते समय या खेत तैयार करने से पहले खेत के अंदर क्या है, गोबर की खाद डाली जाती है, यानी FYM डाला जाता है। देन उसके बाद क्या है, जब जुताई वगैरह हो जाती है, जब फसल की बुआई करते हो या फिर जुताई, आप लास्ट जुताई जब होती है उस समय खेत के अंदर क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये डाला जाता है ना। तो किस हिसाब से डालते हैं, कैसे डालते हैं, वो चलिए समझते हैं। तो यानी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जितने भी तरीके हैं आपके मिट्टी के अंदर फर्टिलिटी या न्यूट्रिएंट को मैनेज करने के, किस किस तरीके से आप मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट को ऐड कर सकते हो, बताओ। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब क्या है? यानी कौन कौन से तरीके हैं मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट को मैनेज करने के। तो बताइए भाई, इंटीग्रेटेड यानी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को शॉर्ट में कहते हैं INM। कौन कौन से तरीके हैं? तो आप कहेंगे सबसे पहले तो आपके क्या होते हैं, मैन्योर्स, यानी कि जो आपके मैन्योर्स होते हैं, मैन्योर्स के अंदर जो है खासकर आपका यहाँ पर आ जाएगा FYM। FYM को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, आपका फार्म यार्ड मैन्योर। क्या बोला जाता है? फार्म यार्ड मैन्योर आपका कहा जाता है, यानी गोबर की खाद इसे कहते हैं। हिंदी में आपका क्या कहते हैं, गोबर की खाद जो है आपका बोला जाता है, गोबर की खाद। ठीक है, तो ये सभी को आप लोगों को पता होगा, गोबर की खाद जो है आपकी खेत के अंदर डाली जाती है। एक तो मैन्योर से आप कर सकते हो, फार्म यार्ड मैन्योर, या और भी खादें होती हैं, पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। देन इसके अलावा दूसरा आपका आ जाता है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स आपके कौन से होते हैं? यानी फर्टिलाइजर्स को हम कहते हैं उर्वरक, है ना। फर्टिलाइजर्स को कहा जाता है उर्वरक, जिसके अंदर आपका NPK, नाइट्रोजन, फोस्फोरस और पोटेशियम, ये 3 फर्टिलाइजर्स क्या है आपके डाले जाते हैं। देन आपका तीसरा आ जाता है बायो फर्टिलाइजर्स, यानी जिन्हें हम क्या कहते हैं, जैव उर्वरक कहते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स जो है आपका बोला जाता है। तो ये आपके 3 तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट को मैनेज कर सकते हो। यानी यही आपका, जब आप तीनों मेथड को एक साथ इस्तेमाल करते हो तो उसे जनरली क्या है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहा जाता है। काउ डंग, काउ डंग बेटा गोबर की खाद ही होती है ना, जो गोबर की जो गोबर होता है गाय भैंस का, वही तो सड़ा के उसी तो गोबर की खाद बनती है ना शशांक, है। गाय भैंस जो होती है, जो गोबर करती है, उसी से तो सड़ा के गोबर की खाद बनाते हैं, तो वही आपका आएगा। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि इनको हम डालते किस किस समय है। यानी ये तो जनरली क्या हो गए, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट हो गए। ये आपके जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिखवाए हैं, ये आपके क्या हो गए, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गए। क्या हो गए आपके, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी पौधों को या फिर कह लीजिए मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स हम इन इन तरीकों से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके जो है डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप क्या कर सकते हो, मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हो। तो ये तो आपका क्या हो गया, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गए। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, है ना। ये अच्छा नहीं लग रहा है गोला बनाया हुआ, हटाओ इसको।
है ना। ये क्या आपके सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गए। यहाँ पर जो है हम एक बॉक्स बना देते हैं और इस तरीके से आपका एरो दिखा देते हैं, ये आपके सारे के सारे क्या है, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। दूसरा यहाँ पर आ जाता है आपका टाइम ऑफ एप्लीकेशन, है ना। टाइम ऑफ एप्लीकेशन यानी आप इन जनरली जो है फर्टिलाइजर्स को कैसे खेत के अंदर डालोगे, कब डालोगे। तो टाइम ऑफ एप्लीकेशन की बात करते हैं। टाइम ऑफ एप्लीकेशन यानी आप खेत के अंदर इन्हें डालेंगे, कब डालेंगे एंड कितनी मात्रा में डालेंगे। तो जैसे अगर मैं बात करता हूं आपका FYM यानी गोबर की खाद की बात करूं, FYM यानी गोबर की खाद की अगर बात करता हूं, फार्म यार्ड मैन्योर, बताओ कब डाला जाता है खेत के अंदर। फार्म यार्ड मैन्योर की अगर मैं बात करता हूं, कब डालते हैं खेत के अंदर। तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, नहीं पढ़ा होगा तो ध्यान रखो, इसको हम लगभग फसल की बुआई से 3 to 4 वीक्स, ठीक है, 3 to 4 वीक्स बिफोर यानी 3 से 4 सप्ताह पहले डाला जाता है। लेकिन आप इसको जनरली 2 to 3 वीक्स पहले भी डाल सकते हो, 2 से 3 सप्ताह पहले भी डाल सकते हो। लेकिन जो सबसे अच्छा टाइम रहता है डालने का वो आपका ये वाला रहता है, इसको आप सेकेंडरी इस्तेमाल करोगे, ठीक है। 3 to 4 वीक्स पहले क्या है, हम डालते हैं 3 to 4 वीक्स पहले का मतलब यानी लगभग जनरली क्या है 21 से 28 दिन पहले, खेत को तैयार करने से पहले लगभग 21 से 28 दिन पहले डाला जाता है, ताकि क्या है वो गोबर की खाद अच्छे से सड़ जाए, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए ना, वो फसल को क्या हो आपके अवेलेबल होने जाए, है ना, फॉर बेटर फर्टिलिटी। बिल्कुल सही है। बिफोर सोइंग क्या है आपका इसे डाला जाता है, ये बात क्लियर होगी। अब आ जाते हैं यहाँ पर जनरली नाइट्रोजन पर, ठीक है। जो नाइट्रोजन है इसका हम क्या करते हैं, तो नाइट्रोजन को जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं, कब डालते हैं, ड्यूरिंग सोइंग यानी जब हम बुआई करते हैं फसल की उस समय डालते हैं, यानी ड्यूरिंग सोइंग, ठीक है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की बात हो रही है, ध्यान रखना, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर या फिर आप लिख लीजिए यहाँ पर नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर आप लिखिए, ठीक है। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। तो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स को हम कब डालते हैं, आपका ड्यूरिंग सोइंग यानी बुआई के समय डालते हैं, जिस समय फसल की बुआई करते हैं उस समय, ठीक है। ड्यूरिंग सोइंग बुआई के समय डाला जाता है। क्या सारा का सारा नाइट्रोजन डाल देते हैं, बताओ। जैसे आपके पास मान लीजिए मक्का है, मक्का के खेत के अंदर आपको 120 जो है केजी फर्टिलाइजर डालना है 1 हेक्टेयर एरिया में, ठीक है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालना है। तो क्या सारा का सारा नाइट्रोजन एक बार में डाल दोगे, बताओ भाई, किसी को कोई आइडिया है ना, खेती की होगी तो पता होगा। सारा नहीं डालते हैं, जितना भी फसल के अंदर नाइट्रोजन, जैसे मक्का है, मक्का के अंदर मान लो 120 केजी नाइट्रोजन डालना है, तो उसका 50% जो है बुआई के समय डाला जाता है। कितना, ड्यूरिंग सोइंग आपका कितना एप्लीकेशन करते हैं हम, 50% जो है आपका एप्लीकेशन किया जाता है। 50% मतलब आधा डालते हैं, कितना, आधा डालते हैं ना, सारा का सारा नहीं डालते हैं। अभिषेक, शशांक, बिल्कुल सही बात है। और बाकी जो आधा % है वो कब डाला जाता है आपका, आपका वो डाला जाता है जनरली एक तरीके से कह लीजिए टीलरिंग स्टेज पर, यानी जब क्या है फसल के अंदर टीलरिंग स्टेज आती है, एंड आपका दूसरा फ्लोवरिंग स्टेज यानी जब क्या है फसल के अंदर फूल आता है। तो टीलरिंग स्टेज और फ्लोवरिंग स्टेज पर हम इसको कहते हैं स्प्लिट डोज, क्या कहते हैं इसको, स्प्लिट डोज कहते हैं। यानी स्प्लिट डोज के अंदर क्या है 25% तो हम टीलरिंग स्टेज पर डालेंगे और 25% का हम क्या करेंगे, फ्लोवरिंग स्टेज पर डालेंगे। तो 25% टेलरिंग स्टेज पर डाला, 25% फ्लोवरिंग स्टेज पर डाला, तो आपका 100% यहाँ पर हो चुका है। उसके बाद सर 2 स्प्लिट डोजेज देते हैं, बहुत अच्छा है ना। इस तरीके से 2 स्प्लिट डोजेज आपकी दी जाती है, यानी कि 25-25% जो है आपका डाला जाता है। जो ड्यूरिंग सोइंग हम जो डालते हैं वो आपका बेसल डोज कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं, आपका बेसल डोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, बेसल डोज बोलते हैं। बेसल डोज का मतलब जो बुआई के समय हमने डाला है बीज के साथ, ठीक है। और ये आफ्टर आपका सोइंग यानी कि जब फसल आपकी खेत में खड़ी होती है उस समय डाला जाता है। फिर खेत में जो है फसल आपकी खड़ी है, तो खड़ी फसल में जब आप डालते हैं तो कहते हैं टॉप ड्रेसिंग। क्या बोलते हैं उसे, टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, टॉप ड्रेसिंग जो है आपका कहा जाता है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताओ। क्या बोलते हैं उसे, टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। क्लास में बस हाँ हम 2 बच्चे ही हैं क्या, नहीं बच्चे और भी ऐड है, पर और भी जुड़े हुए हैं।
बट वही बात है ना कि और शर्मा रहे हैं, आप लोगों की शर्म निकल चुकी है, आप अब बेशरम बन चुके हो और बेशरम ही रहना मेरी क्लास के अंदर, ठीक है। चलो, तो ये आपका टॉप ड्रेसिंग के रूप में क्या करते हैं, हम इसको इस्तेमाल में करते हैं, जो बाद में डालते हैं उसे हम टॉप ड्रेसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब जब आगे मैं फसल उत्पादन के बारे में आपको पढ़ाऊंगा तब वहां पर बेसल डोज और टॉप ड्रेसिंग शब्द इस्तेमाल में लिया जाएगा, तो समझ जाओगे ना क्या मतलब है इसका, है ना। बेसल डोज मतलब बुआई के समय डाल रहे हो, और टॉप ड्रेसिंग का मतलब यानी बुआई के बाद खड़ी फसल में उसे डाल रहे हो। तो नाइट्रोजन डालने का यही क्राइटेरिया रहता है, जितनी भी फर्टिलाइजर नाइट्रोजन आपकी होती है उसमें आप 50% बुआई के समय डाल दोगे, 50% बुआई के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में 2 स्प्लिट डोजों में या 3 स्प्लिट डोजेस के अंदर क्या है डाली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आपका आ जाता है, अगला यहाँ पर आ जाता है नाइट्रोज जो है आपके कौन से फर्टिलाइजर रह गए, फोस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर, ठीक है। फोस्फेटिक, आप फोस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर के बारे में बताओ भाई। फोस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर के बारे में, इन्हें कितना डालते हैं बताओ भाई, बताओ सभी। फोस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स, तो बुआई के समय इन्हें कितना डाला जाता है, पूरा डाल देते हैं या आधा डालते हैं या कितना डालते हैं, कोई बच्चा बता सकता है। फोस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स को कितना डालते हैं, फटाफट बताओ चैट बॉक्स के अंदर। फोस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर को कितना डाला जाता है, फटाफट बताएंगे भाई सभी बच्चे, है ना। फोस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स को कितना डाला जाता है, बताओ किसी को आइडिया है, शशांक, अभिषेक। तो देखो फोस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर की अगर मैं बात करता हूं तो इनको क्या करते हैं हम कंप्लीटली जो है बेसल डोज के रूप में डालते हैं, यानी कि कंप्लीटली एप्लीकेशन एज अ बेसल डोज, ठीक है। एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं, एप्लीकेशन एज अ बेसल डोज, यानी इसे जनरली हम क्या करते हैं बुआई के समय ही डाल देते हैं, ठीक है। बेसल डोज के रूप में क्या है इनका एप्लीकेशन कर दिया जाता है, सारा का सारा क्या है आपका डाल दिया जाता है, सारा का सारा फर्टिलाइजर क्या है आपका यहाँ पर डाल दिया जाता है फोस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फोस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर जो है, हमें नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हो गया, फोस्फेटिक फर्टिलाइजर हो गया, पोटेशिक फर्टिलाइजर हो गया, इन्हें डालना कितना कितना है, कितना कितना डालना है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे जो आपकी सीरियल्स होती है, यानी कि आपका कह लो जो अनाज वाली फसलें होती है, सीरियल्स जो होती है ना, हर एक फसल में अलग अलग होता है, बट मैं आपको एनपीके का रेशियोज बता रहा हूँ कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम का कितना कितना रेशियो रखा जाता है। तो सीरियल्स के अंदर जो रेशियो रखा जाता है वो जनरली आपका क्या रहता है, वो रहता है 3:2:1 जो है यहाँ पर एनपीके का रेशियो रहता है। देन अगर मैं बात करता हूँ पल्सिस यानी दलहन की बात करता हूँ, दालों की बात करता हूँ, तो पल्सिस का जो रेशियो रखा जाता है एनपीके का वो 1:2:1 मतलब रखा जाता है, या फिर क्या है आपका 1:2:2 भी आपका रखा जाता है, ठीक है। देन अगर वहीं पर मैं बात करता हूँ फोडर क्रॉप्स की यानी चारे वाली जो फसलें होती हैं उनके अंदर जो रेशियो होता है वो आपका 4:2:1 जो है आपका रखा जाता है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। इसके अलावा जो है अगर मैं बात करता हूं आपका 3:2:1 आपका ठीक है, तो ये आपका क्या है एनपीके का रेशियो। सर ये सही है क्या, क्या चीज है आपका इन वाटर, नहीं बेटा, है ना शशांक, ये नहीं है ना, सही नहीं है ये, आप समझ में नहीं आ रहा है मेरे जो क्या आप बता रहे हो आप, है ना, ये कुछ और चीज है। आप मुझे भेजना एक बार टेलीग्राम पे कहां पर आपने ये देखा है, ये चीज जो बता रहे हैं आप वो सही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या है एनपीके का रेशियोज आ जाता है, क्लियर हो गया। यानी एनपीके का रेशियो का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो अगर जैसे सीरियल्स है, अगर सीरियल्स के अंदर आप मान लो 120 केजी जो है नाइट्रोजन डाल रहे हो, तो आप फोस्फोरस कितना डालोगे, लगभग उसका हाफ डालोगे, है ना। और देन पोटेशियम उसका भी आप एक मतलब कि कम डालोगे, उसका भी हाफ डालोगे। तो इस तरीके से क्या रखा जाता है, वो अभी आगे जब आप फसल उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, फिलहाल ये नॉर्मल रेशियो आप याद रखेंगे। तो फर्टिलाइजर के बारे में आप पता चल चुका है, यानी इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी कैसे आप न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट करेंगे तो वो आप जान चुके हैं।
गोबर की खाद डालेंगे जो कि बुआई से पहले डाली जाती है। देन इसके अलावा एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम डालेंगे। नाइट्रोजन की आधी डोज बुआई के समय, फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी डोज बुआई के समय, और बचा हुआ जो नाइट्रोजन है वो आपका 2 स्प्लिट डोजेस के रूप में डाला जाएगा बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये रहा आपका कंबाइंड केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर, वही आपका आईएनएम होता है। देन ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो 10 से 15 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से या 20 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से जो है हम जनरली यहाँ पर डालते हैं। 2 से 3 सप्ताह या 3 से 4 सप्ताह पहले डाला जाता है। नाइट्रोजन जो है यहाँ पर 50% बेसल डोज के रूप में देते हैं, 25% टेलरिंग और 25% फ्लोवरिंग के स्टेज पे, यानी कि आपका टॉप ड्रेसिंग के रूप में डाला जाता है। फॉस्फोरस एंड पोटेशियम को 100% क्या है आपका उसी समय अप्लाई कर दिया जाता है जिस समय क्या है हम फसल की बुआई करते हैं। बात समझ में आ गई है सभी स्टूडेंट्स को? बताओ, क्लियर है? तो देखो अब जो आपका बाकी का पोर्शन बचा है कितना, अभी तो आपका काफी पोर्शन है भाई, कुछ भी नहीं हुआ कवर। ठीक है, चलिए अब आपका यहाँ पर करते हैं वाटर मैनेजमेंट के बारे में, तो ये और पढ़ लेते हैं, उसके बाद बाकी का हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट के बारे में और पढ़ लेते हैं। वाटर मैनेजमेंट एंड ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? देखो अब आपका फसल आपने लगा दी है, फसल आपकी उग चुकी है, अब उसको पानी भी तो चाहिए होगा, यानी आपको फसल को पानी भी देना पड़ेगा। अब फसल को पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, कोई बता सकता है? सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, बताओ फसल को पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? सोर्स ऑफ वाटर, है ना? फसल को पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? तो आप कहेंगे सबसे पहले तो नेचुरल, है ना, जो बारिश आपकी होती है, यानी रेनफॉल। बात समझे कि नहीं समझे? बारिश से मिलता है। दूसरा आपका क्या है? इरिगेशन। इरिगेशन आपका मतलब सिंचाई। ठीक है, इरिगेशन मतलब सिंचाई। सिंचाई का मतलब समझ रहे हो ना? इरिगेशन मतलब सिंचाई। सिंचाई किसे कहते हैं? जब जनरली हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन करते हैं, यानी सिंचाई किसे कहा जाता है? आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। ठीक है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, एप्लीकेशन ऑफ वाटर in soil, in soil for the purpose of, for the purpose of growing crops। ठीक है, growing क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी जब जनरली हम क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर पानी लगाते हैं। क्यों क्यों लगाते हैं पानी? ताकि हम फसल को उगा सके, तो उसे आपका इरिगेशन यानी सिंचाई कहा जाता है। बात क्लियर हुई? सही बात है, मिट्टी से मिलता है, लेकिन मिट्टी में कहाँ से आता है? तो बारिश से आएगा, या हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, या फिर जनरली आपका कहाँ से आता है, जो अंडरग्राउंड वाटर आता है वो आता है ना। तो ये आपके दो सोर्स हो गए। अब सिंचाई के अलग अलग मेथड होते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे सिंचाई के ना, सरफेस मेथड हो गया, सब सरफेस मेथड हो गया, ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकलर मेथड हो गया। उससे हम क्या करते हैं, आपका वाटर का जो है पानी देते हैं। अब जो पानी दिया जाता है ना, तो पानी आपका सही समय पर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने क्या किया, पानी को लेट दिया, अगर आपने फसल के अंदर देरी से पानी दिया, तब भी उत्पादन घट जाएगा। अगर ज्यादा पानी दे दिया तब भी उत्पादन घट जाएगा। तो फसल में सही समय पर पानी देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो आपकी कहलाती है क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इरिगेशन, यानी उन्हें क्या कहा जाता है? क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इरिगेशन। यानी क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इरिगेशन का मतलब क्या होता है? ये वो स्टेज होती है, अगर आपने इस स्टेज पर क्या कर दिया, सही समय पर, यानी अगर आपने इस स्टेज पर सिंचाई कर दी, इरिगेशन दे दी, तो आपका जो है इल्ड वो जनरली क्या है, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने इस स्टेज पर इरिगेशन नहीं दी, यानी अगर आपने इस स्टेज पर सिंचाई नहीं की, तो जो आपका इल्ड है वो भी जनरली क्या है, आपका घट जाएगा, यानी कि वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसी अवस्थाएं, यानी फसल की ऐसी अवस्थाएं जिन अवस्थाओं पर पानी देना बहुत जरूरी होता है, अगर आपने उस अवस्था पर पानी दे दिया तो आपका जनरली क्या है, उत्पादन बढ़ जाएगा। अगर आपने पानी नहीं दिया तो उत्पादन घट जाएगा। तो इन क्रिटिकल स्टेजेस पर इरिगेशन देना, सिंचाई देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे आपने सुना होगा, गेहूं के अंदर क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज कौन सी होती है? तो आपकी CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज होती है ना। इसके अलावा गेहूं के अंदर टोटल 6 इरिगेशन स्टेजेस होती हैं। सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने?
तो सेम इसी तरीके से आपका मक्का के अंदर भी सिल्किंग एंड टेसलिंग स्टेज होती है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल्स की बात करता हूँ क्रिटिकल इरिगेशन स्टेजेस की, तो यहाँ पर एग्जांपल में आप लिख लीजिए खरीफ क्रॉप्स के अंदर मेज का, ठीक है। मक्का जो होती है, मेज आपकी जो होती है, तो यहाँ पर क्या है, सिल्किंग, टेसलिंग एंड सिल्किंग स्टेज, ठीक है। टेसलिंग एंड सिल्किंग स्टेज, तो ये आपकी क्या है, क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज होती है, जहां पर सिंचाई देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओवर वाटर डैमेज तो करता है सर, हाँ बिल्कुल भाई, ज्यादा पानी देंगे तब भी, है ना। तो क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज का मतलब समझ चुके हो क्या है। जैसे मान लो, अगर मान लो अभी तुमको भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, तो अभी तुमको अगर खाना दे दिया जाए, है ना, तो जनरली वो खाना तुम्हें फायदा करेगा। अगर तुम्हें खाना क्या है, अभी भूख लगी है, दिया जाए रात को जाके, तो क्या वो तुम्हें फायदा करेगा, वो तुमको जितना नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा चुका है ना। फायदा कर जाएगा बट उतना नहीं करेगा, है ना। और अगर तुमको खिलाए जा रहे तब भी नुकसान है, तो वही सीन यहाँ पर भी है। तो आपका क्या है, सही समय पर पानी लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है फसलों के अंदर। अलग अलग जो है फसल में अलग अलग टाइम पर क्या पानी लगाया जाता है, वो हम जब फसलों के बारे में पढ़ेंगे तब बताएंगे आप लोगों को। तो क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज यानी इरिगेशन इज मैंडेटरी इफ रेनफॉल फेल्स ड्यूरिंग दिस, अगर क्या आपका बारिश का पानी नहीं मिलता है तो उस समय सिंचाई देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर ज्यादा पानी हो जाता है खेत के अंदर तो उस पानी को निकाला भी जाता है, तो उसे हम ड्रेनेज कहते हैं। ड्रेनेज का मतलब यानी आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द फील्ड, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, फील्ड से पानी को रिमूव करते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, तो वो ड्रेनेज होता है। देन एनोक्सिया का मतलब क्या है, यानी खेत के अंदर पानी भर जाता है, तो पानी भरने की वजह से क्या होता है, जो आपका जमीन होती है, मिट्टी होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी होती है तो पौधे सांस नहीं ले पाते हैं, और फिर पौधे क्या आपके मुरझा जाते हैं, तो उसे हम एनोक्सिया कहते हैं। भूख लगी तो है सर, अब मुझे भी भाई भूख तो मुझे भी लगी, क्योंकि सुबह से आप यकीन करोगे, आप अंदाजे से बताओ मेरी कौन सी क्लास होगी है। मतलब सुबह से मैं कितनी क्लास ले चुका हूँ, लास्ट क्लास है अभी मेरी, बताओ कितनी क्लासें हो चुकी है मेरी सुबह से, अंदाजे से बताओ। 5, 8 क्लासें हो चुकी है बेटा, 8। सुबह 9 बजे से मैं पढ़ा रहा हूँ लगातार, सिर्फ 1 घंटे का बीच में गैप लिया है, वो भी लंच के लिए बस। अब खुद देखो तुम, है ना। तो भाई पूछो मत, भूख मुझे भी बहुत तेज लगी है। लंच से पहले पहले मैं 4 क्लासें ले चुका था ना, तो ये देखो ये चीज है आपकी, है ना। तो मुझे भी भूख लगी है, कोई बात नहीं। अब यहीं पर हम क्लास को एंड करते हैं, बाकी की चीजें हम जो छोटे मोटे टॉपिक आपके बचे हैं वो कल की क्लास में हम कवर करेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ आप लोगों को कर देता हूँ कल की क्लास। क्या अब तो जनरली देखो, आपका कल जो है वीरवार है, तो जैसा कि कहा था मंगलवार बुधवार और सोमवार मंगलवार और बुधवार आपका खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन चलेगा। देन वीरवार शुक्रवार शनिवार आपका नेचुरल फार्मिंग वाला चलेगा। तो कल से आपका नेचुरल फार्मिंग की क्लास होगी। ये आपका जो टॉपिक बचा हुआ है अब नेक्स्ट मंडे होगा, ठीक है। तो इतना आप लोगों को पढ़ना है। शशांक दुबे और मोरी मैया, सच में भाई कसम से बुरा हाल हो गया है मेरा क्लास लेते लेते। फिर भी देख रहे हो, तुम लोगों को ऐसा नहीं है कि मैं खाना पूर्ति कर रहा हूँ, पूरे अच्छे से मन लगा के तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, है ना। क्योंकि तुम लोगों की कोई गलती नहीं है इसमें, वो तो मेरे पे ऊपर इतना काम आ रहा है ना। सर एक बार आप टीम से बात कर लीजिए, मोबाइल ऐप में पीडीएफ ओपन करने में दिक्कत हो रही है। शशांक दुबे, आई थिंक आपने मुझे क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्सएप पे मैसेज किया है। मैंने आपको कहा था 5 बजे के बाद कॉल कर लेना, है ना। तो आप मुझे कॉल कर लेना अगर आपको या कोई और स्टूडेंट है, आई डोंट नो किसने मुझे मैसेज किया था, एक ने मुझे मैसेज किया कि सर और नहीं खुल रही है, तो आप मुझे मैसेज कर लेना, मैं कॉल पे बात करके मेरे को बताना एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई मेरे फोन में तो खुल जाती है, आपके फोन में क्यों नहीं खुल रही, तो कोई ना कोई हो सकता है ऐप वगैरह मिसिंग हो, तो मैं बता दूंगा वो ऐप आपकी ओपन हो जाएगी, है ना। मेरा ही था, ठीक है। तो 5:30 बजे कॉल कर लेना, है ना। अभी अभी जस्ट क्लास खत्म होगी तो तुरंत कॉल पे बात करना, फिर थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। सर मेरे में नहीं है नेचुरल फार्मिंग। अभिषेक कोई बात नहीं, अगर आपके में नेचुरल फार्मिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। आप इतना जो दामिनी मैम का सब्जेक्ट चल रहा है उसको करो, बाकी इसकी मैं बुक बता दूंगा, अभी ग्रुप में भेज दूंगा बुक की फोटो, वो मंगवा लेना, ठीक है। बाकी वैसे जरूरत नहीं है देखो बुक मंगवाने की, बट तुम्हारा मन है अगर मंगवा लेना, नहीं तो आपका यहीं से काम हो जाएगा, जो नोट्स हम लोग देंगे उससे काम चल जाएगा, बुक खरीदने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, ठीक है भाई। चलो एक्सपोर्ट टू पीडीएफ मैंने कर दिया था क्या, पीडीएफ सेव कर दी थी क्या मैंने, यार मुझे याद ही नहीं है, आप बताओ पीडीएफ सेव कर दी थी क्या मैंने, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। चलो हाँ कर दी है, ऑलरेडी हो चुकी है, चलिए।
तो ये हमारी पेड क्लास का डेमो था। आई होप आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के कंप्लीट बैच में एनरोल कर सकते हैं। इस बैच के अंदर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं। इसके साथ ही साथ आपको यहां पर दिए जाएंगे क्लास नोट्स और आपके A4 साइज नोट्स। A4 साइज नोट्स की मैं झलक आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं। जैसे देखिए ये आपका क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ मेज क्रॉप है। इसके ये A4 साइज नोट्स हैं, दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। देखिए सबसे पहले आपको यहां पर जो बेसिक इंट्रो है क्रॉप का वो दिया हुआ है प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट। देन इकोनॉमिक इंपोर्टेंस यहां पर देखेंगे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है। ग्लोबल इकोनॉमी, क्वीन ऑफ सीरियल्स, देन आपका क्यूलिनरी यूजेस, देन आपका फीड इंडस्ट्री, फोडर एंड साइलेज, देन आपका वैल्यू एडेड इंडस्ट्री प्रोडक्ट, न्यूट्रिशनल प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्लासिफिकेशन, मेज का क्लासिफिकेशन यहां पर दिया हुआ है, उसी को टेबुलर फॉर्म में भी यहां पर दिया हुआ है ताकि आप लोग उसको अच्छे से पढ़ सको। देन इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं एरिया प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी के बारे में बताया हुआ है। वैरायटीज जो भी इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं वो आपके बताइए। एक चीज बता देता हूं, ये जो A4 साइज नोट्स है ना, ये आपके अभी सेमेस्टर एग्जाम में भी काम आएंगे और आगे एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आपके आने वाले हैं। तो यहाँ पर ये वैरायटीज आपकी हो चुकी हैं। देन उसके अलावा जो भी आपकी एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस रहती है उन सभी एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस के बारे में यहाँ पर सारी चीजें मेंशन है पॉइंट टू पॉइंट नीचे। चाहे लाइक आपका वाटर मैनेजमेंट हो गया, वीड मैनेजमेंट हो गया, मेजर डिजीज होगी, देन आपका इंसेक्ट्स आपके हो गए, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ हार्वेस्टिंग की बात आ गई, देन आपका इल्ड देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइक आपके कुछ एडिशनल पॉइंट है जो आगे आपको इन फ्यूचर काम आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, वो चीजें भी देखिए यहाँ पर आपकी मेंशन की गई हैं। अब सेम नोट्स यही आपके हिंदी मीडियम में भी नीचे दिए गए हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इन पीडीएफ्स को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा सकते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इंग्लिश वाले कंटेंट को प्रिंट आउट करके डाउनलोड करवा सकते हैं। इन नोट्स के बाद आपको कोई सेपरेट बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, कोई सेपरेट जो है इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपके लिए सफिशिएंट है, आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। तो ये नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो टोटल आपको 20 सब्जेक्ट्स यहाँ पर मिल रहे हैं। कौन कौन से हैं देखिए, यहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट्स मेंशन है। जिनके आगे रिकॉर्डेड लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट आपको रिकॉर्डेड दिए जा रहे हैं, और जिनके आगे टीचर्स के नाम लिखे हुए हैं वो सब्जेक्ट्स आपके लाइव आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, बाद में अपने सेमेस्टर सब्जेक्ट्स के साथ मैच कर लेना कि कितने सब्जेक्ट्स आपके मैच हो रहे हैं। ये सब्जेक्ट्स आपके ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज को ध्यान में रखते हुए रखे गए हैं। सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके थर्ड सेमेस्टर में नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर अलग सब्जेक्ट्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर अलग सब्जेक्ट है। तो अपने अनुसार देख लीजिएगा, 5 से 6 सब्जेक्ट जो भी आपके यूनिवर्सिटी के अंदर है वो इनसे मैच होंगे, और मैच होने के बाद आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर 19 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट और एडिशनल इसके अंदर एड ऑन किया गया है, तो टोटल 20 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। कैसे एनरोल करना है, तो एनरोल करने के लिए सिंपली आपको अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, और उसके बाद एग्री एंड फूड साइंस कैटेगरी में जाना है। मैं आपको एक बार बता देता हूं, देखो आप जनरली क्या जाएंगे, क्रोम पर जाएंगे, क्रोम पर आपको जाना है और यहां पर अड्डा 24/7 सर्च करना है। पहली वेबसाइट पर जब जाओगे ऑल कोर्सेज में जाना, और यहां पर फिर आपको एग्री एंड फूड साइंस कैटेगरी सिलेक्ट करना है। ये रहा, इसी तरीके से ऐप में एग्री एंड फूड साइंस कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। देन जाना आपको एग्री एंट्रेंस एंड सेमेस्टर एग्जाम वाली कैटेगरी में। ऐप में आपको जो एग्री एंड फूड साइंस कैटेगरी सिलेक्ट करोगे तो उसमें आपको नीचे 4 ऑप्शन नजर आएंगे इस तरीके से, उसमें एग्री एंट्रेंस एंड सेमेस्टर एग्जाम सेलेक्ट करना, और ये रहा आपका देखिए बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर। और यहाँ पर आपको ये कंप्लीट बैच नजर आ जाएगा। ये सेकंड सेमेस्टर है, ये फर्स्ट सेमेस्टर है, उनकी जरूरत है नहीं आपको, ये थर्ड सेमेस्टर है। तो इसमें जाओगे आप, यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है मोर ऑफर पर। लेकिन उससे पहले आप लोग एक बार क्रॉस चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। लाइक जैसे सबसे पहले फैकल्टीज की बात करूं, कौन कौन आपको पढ़ाने वाला है, तो ये सारी फैकल्टीज आपको यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगी। देन उसके बाद स्टडी प्लान की, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट कवर की बात कर लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर कवर है। तो ये देखिए टोटल आपकी सब्जेक्ट्स की लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है, आप अपने सब्जेक्ट्स को यहाँ पर अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ स्टडी प्लान की, स्टडी प्लान पे आप जाना, यहाँ पर आपका कंप्लीट जो लाइव चल रहे हैं, जो लाइव आपके चल रहे हैं उनका स्टडी प्लान है। जो रिकॉर्डेड है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कौन कौन से रिकॉर्डेड है, वो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, और सेम यही क्वालिटी यही चीजें आपको वहां पर दी जाएंगी।
तो अब एनरोल कैसे करना है, देखो आपको जाना है मोर ऑफर पर। ये जो बैच आपको नजर आ रहा है इसमें नीचे मोर ऑफर नजर आ रहा है, यहां पर आपको कूपन कोड अप्लाई करना है Y1021। जैसे ही आप Y1021 कूपन कोड अप्लाई करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। ऐप के अंदर देखिए आप इस तरीके से एग्री एंट्रेंस एंड सेमेस्टर एग्जाम्स जो है लॉगिन कर लेंगे, तो यहाँ पर चेक कर लेना एग्री एंट्रेंस एंड सेमेस्टर एग्जाम शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद आपको स्टोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्टोर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर, इसे व्यू ऑल पे करना और यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर नजर आएगा, वहां पर आपको थर्ड सेमेस्टर नजर आ जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको Y1021 यूज करना है प्लस आपको कॉइन्स यूज करना है, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी जाए एनरोल करें और अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बाकी कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, एडमिशन इंक्वायरी है, तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। बाकी इस क्लास के नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम को कनेक्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर बाय अमन सर, लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। एडमिशन इंक्वायरी नंबर एंड बैच का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर हम सेशन को एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। ऑल द बेस्ट।